नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी अनामिका जी की लिखी कहानी है। कहानी का नाम है बेवफाई। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बच्चों, तुम्हारी नई मम्मी करेगी, वो सब संभाल लेगी। वह संभालने में बहुत एक्सपर्ट है, जैसे आपके पापा को संभाल लिया। आज मुझे कोई लिहाज नहीं रहा था। दोनों के चेहरे शर्म से झुके हुए थे। बेवफाई। ट्रेन के एसी कोच में मैंने मुंह धोकर सिर उठाया। बेसिन पर लगे शीशे में एक चेहरा और नजर आया, जो कभी मेरा बहुत अपना हुआ करता था। बहुत प्यारा था। आज समय की दूरी बीच में बाधक थी। एक पल में मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। ब्रश उठाकर टॉवेल से मुंह पोंछा, फिर अजनबी की तरफ उसके पास से गुजरते हुए अपनी सीट पर आकर बैठ गई। नाश्ता आ चुका था। मैंने ट्रे सामने रखकर नाश्ता करना शुरू कर दिया। कान उसकी तरफ लगे हुए थे, पर मिलने की या देखने की ख्वाहिश न थी। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि वह मेरी सीट के करीब रुकी है, मुझे देख रही है। मैंने उचट्टी सी नजर उस पर डाली। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें, एक अजीब सी थकान, सब कुछ हार जाने का दुख साफ साफ नजर आ रहा था। मैं नाश्ता करती रही। कुछ पल वह खड़ी रही, फिर अपनी सीट की तरफ बढ़ गई। मैंने चाय पीकर अधूरा नॉवेल निकाल लिया, फिर खिड़की से सटकर पीठ टिकाकर पढ़ना शुरू कर दिया। पर किताब के शब्द गायब हो रहे थे। उनकी जगह यादों की परछाइयां थी, जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अतीत की तरफ खींच रही थी कि चलो एक बार फिर उन्हीं हसीन लम्हों को जी लो। हाँ चाहते हुए भी मेरे कदम जानी पहचानी डगर पर चल पड़े। हम दो ही बहनें थी, मैं बड़ी और मुझसे 10 साल छोटी पल्लवी। मम्मी पापा ने बड़े प्यार से हमारी परवरिश की थी। बेटा न होने का उन्हें कोई दुख नहीं था। मेरी पढ़ाई की हर ज़रूरत पूरी करना उन दोनों की खुशी में शामिल था। पढ़ने में मैं काफ़ी अच्छी थी। शहर के फेमस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही थी। जब मैं 7वीं कक्षा में थी, तब पल्लवी का जन्म हुआ था। उसके पैदा होने के बाद से मम्मी की कमर और घुटने में दर्द रहने लगा था। धीरे धीरे पल्लवी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही आती गई। समय तो यूं ही हंस के खेल के गुजर रहा था। निशा हमारे पड़ोस में रहती थी। उससे मेरी खूब बनती थी। वह मेरी अच्छी दोस्त थी। कभी मैं उसके घर पढ़ने चली जाती, कभी वह मेरे घर आ जाती। हम दोनों साथ साथ पढ़ते और पल्लवी को भी साथ साथ रखते। पल्लवी निशा से भी खूब घुल मिल गई थी। दिन गुजर रहे थे। मैंने और निशा ने फर्स्ट क्लास में बीएससी पास कर लिया। मम्मी का इरादा पोस्ट ग्रेजुएशन कराने का नहीं था मुझे, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता। निशा के कहने पर मैंने उसके साथ बीएड का कोर्स ज्वाइन कर लिया। बीएड का रिजल्ट अभी आया भी नहीं था कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आ गया। लड़का एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। पापा के दोस्त का लड़का था। घर परिवार अच्छा था। देखे वाले लोग थे। अभिनव, उसने किसी शादी में मुझे देखकर पसंद कर लिया था। इकलौता बेटा, पढ़ा लिखा और फिर परिवार देखा भाला, इसलिए ज्यादा कुछ पूछ परख की जरूरत भी ना पड़ी। पहला रिश्ता ही अच्छा आ जाए तो इनकार करना भी सही नहीं माना जाता ना। इसलिए शादी की तैयारियां शुरू हो गई। एमएससी करने की मेरी इच्छा शादी की चमक दमक में कहीं नीचे दब गई। मेरी विदाई के समय 9 वर्षीय पल्लवी का रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। वह मुझसे दूर होने की कल्पना में ही रोई जा रही थी और उसकी जुदाई के ख्याल से मैं खुद रो पड़ रही थी। निशा ने उसका खूब ख्याल रखने का मुझसे वादा किया। तब भीगी आंखों से विदा होकर मैं अपने ससुराल आ गई। मेरे घर में सास थी। ससुर जी का निधन कुछ महीने पहले हुआ था। अभिनव का घर बहुत सुंदर और खूब खुला खुला बड़ा था। सास का व्यवहार भी बहुत अच्छा था। वे खाने पीने की शौकीन थी। अच्छे खाने का शौक अभिनव को भी था। मम्मी की बीमारी की वजह से काफी छोटी उम्र में ही मैंने रसोई के काम सीख लिए थे, इसलिए खाना बनाने में भी एक्सपर्ट हो चुकी थी। मेरी शादी के बाद तो मेरे पीहर में मम्मी ने फुल टाइम काम वाली रख ली थी, जो खाना भी पकाती थी और पल्लवी के काम भी कर देती थी। शादी के बाद 4 महीने तो जैसे पंख लगाकर उड़ गए। घूमना फिरना, खाना पीना, फिर जिंदगी अपने रूटीन पर आ गई। मेरी सासू माँ यूं तो बहुत अच्छी थी, पर घर के कामों में उनकी कोई रुचि न थी। कभी कभार कुछ मदद कर देती, वरना उनका ज्यादा समय टीवी देखने और किताबें पढ़ने में निकल जाता। मुझे कोई दुख नहीं था,
मुझे तो काम करने की आदत थी, और फिर यहाँ पर ऊपर का काम करने के लिए एक काम वाली बाई भी थी। शादी के 2 वर्षों के बाद बेटा ईशान हो गया। घर में खुशी का संगीत बज उठा। मेरा भी खूब ख्याल रखा गया। ईशान के आने के बाद मेरा मायके जाना बहुत कम हो गया। छोटे बच्चे के साथ साथ घर का काम और व्यस्तता बढ़ती जा रही थी। वैसे ईशान को तैयार करके मैं सासू माँ को थमा देती थी और सारे काम संभाल लेती थी। ईशान 3 साल का था तब राशि पैदा हो गई। अब तो जैसे मैं चक्कर गेंदी बन गई। 2 बच्चे संभालना, घर का काम करना, यूं ही मुश्किल होता था। अभिनव ने मेरी परेशानी देखकर एक रसोइये का इंतजाम कर दिया। हम लोगों ने जैसे तैसे 4 महीने उसके हाथ का खाना खाना सहन किया, लेकिन फिर एक दिन हम लोगों ने उसे हटा ही दिया। सासू माँ ने बच्चों की जिम्मेदारी ले ली, मैंने रसोई संभाल ली। अभिनव मेरा बहुत ख्याल रखते थे। बर्थडे, एनिवर्सरी सब याद रखते, बाकायदा गिफ्ट भी लाते, बाहर घुमाने भी ले जाते। बस घर के काम से बेहद जी चुराते थे। उनके ऑफिस जाने के बाद हमारे कमरे का हाल यूं होता जैसे वहां घमासान छिड़ा हो। बिखरे कपड़े, जूते, टाइयाँ। जब कोई चीज़ उन्हें ना मिलती तो अलमारी का सारा सामान बाहर खींच लेते, और बाद में मैं समेट समेट कर परेशान हो जाती। फिर धीरे धीरे मैं इसकी आदी हो गई। मगर इन सब के बीच में मेरा अस्तित्व, मेरा वजूद, मेरे शौक, मेरी ख्वाहिशें सब पीछे छूट गई। महीनों में ब्यूटी पार्लर नहीं जा पाती। कपड़े जो हाथ लग गए पहन लिया करती। अपने लिए कुछ भी करने की मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। लेकिन जिंदगी ठीक से गुजर रही थी। मैंने खुद को अभिनव के हिसाब से ढाल लिया था। एक दिन सासू माँ को घबराहट होने लगी, बेचैनी भी थी बड़ी। उन्हें मैं लेकर हॉस्पिटल चली गई। डॉक्टर ने बताया कि दिल का दौरा पड़ा है। 3 दिनों तक वहाँ इलाज चला, लेकिन चौथे ही दिन वे दुनिया छोड़कर चली गई। मेरी सासू माँ ने मुझे हमेशा बेटी की तरह ध्यान रखा था। मेरे बच्चों को भी बेहद प्यार दिया था। अभिनव को भी माँ की मौत का बड़ा सदमा लगा था। काफी चुप चुप से हो गए थे वे। लेकिन जैसे हर दुख समय के साथ भरने लगता है, वैसे ही हम लोग भी धीरे धीरे संभलने लगे। परिस्थितियां बेहतर होने लगी ही थी कि मेरे मम्मी पापा का अचानक एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। मैं रोती भी लगती मायके पहुंची। सारे रिश्तेदार जमा हुए थे। 13वीं के बाद सब चले गए। अभिनव की भी नौकरी थी, वे भी चले गए। अब घर में मैं, बुआ जी और 16 साल की पल्लवी रह गई। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे संभालूं। हमारे रिश्ते के एक चाचा जी पड़ोस में ही रहते थे। उन्होंने मुझे समझाया, देखो शालिनी बेटी, तुम जवान बहन को ऐसे ही किसी के सहारे नहीं छोड़कर जा सकती। तुम्हारी बुआ या मामा किसी को भी पल्लवी की जिम्मेदारी लेने की इच्छा नहीं है। उसे क्यों अकेला नहीं छोड़ा जा सकता? उसकी उम्र तो बहुत नाजुक है। तुम पल्लवी को अपने साथ ही ले जाओ तो अच्छा होगा। इधर तुम कहो तो तुम्हारा घर बेचने की कोशिश करवाता हूँ। पैसे आधे आधे करके तुम दोनों को भिजवा दूंगा, या जैसे तुम कहो। मुझे उनकी बात ठीक लगी। मैंने अभिनव को बताया और फिर पल्लवी को लेकर घर आ गई। बुआ जी को भी मैंने एक अच्छा अमाउंट दिया था, क्योंकि उन्होंने बहुत साथ दिया था। समय बड़े से बड़े दुख का मरहम है। मैंने पल्लवी का एडमिशन अच्छे कॉलेज में करवा दिया। वैसे पढ़ाई में उसका ज़्यादा ध्यान लगता नहीं था। टीवी देखना, फिल्म देखना और फैशन उसके खास शौक थे। बचपन में मैंने लाड़ प्यार में उसे बिगाड़ा था। फिर मम्मी भी उसके नखरे और सुंदरता देखकर उसे कुछ काम न करने देती। पल्लवी के मेरे घर आने के बाद उसकी जिम्मेदारी भी मेरे ही सर पड़ गई। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि पल्लवी के आने से मेरा काम कुछ हल्का हो जाएगा। यहाँ तो उल्टा ही हुआ। उसके काम भी मुझे ही करने पड़ते। ईशान और राशि के साथ साथ पल्लवी का भी सारा काम और उसकी सारी तैयारी करके मैं बहुत थक जाती। कभी कभी पल्लवी को कुछ काम करने के लिए डांटती तो अभिनव उसका पक्ष लेते। कहते, अरे इतनी नाजुक सी गुड़िया है, थक जाएगी, उसके हाथ खराब हो जाएंगे। उनकी बात सुनकर मैं खामोश रह जाती और फिर अपने काम करने लगती। अब पल्लवी सीनियर कॉलेज में आ गई थी। बहुत खूबसूरत, बहुत स्मार्ट और फैशनेबल ऐसी लड़की हो गई थी। एक सुबह मेरे लिए बड़ी अच्छी सुबह साबित हुई। अचानक मेरी दोस्त निशा मेरे घर आ गई। वो कॉलेज में लेक्चरर थी। एक सेमिनार में भाग लेने के लिए यहाँ आई थी और बोली, मैं पूरा हफ्ता तेरे साथ रहूंगी शालिनी। उस दिन रविवार था। निशा ने आते ही ऐलान कर दिया, देखो भाई,
आज मैं और शालिनी हम दोनों सिर्फ बातें करेंगे और घर का सारा काम पल्लवी, अभिनव और ईशान करेंगे। उसकी बात सबने मान ली। हम दोनों ऊपर के कमरे में आ गए और बातों में मगन हो गए। निशा 1 हफ्ता रही। रोज सुबह रसोई में मेरी मदद करवाती। जाते समय वह बड़ी उदास थी। जाने से एक दिन पहले अकेले में मुझे गले लगाकर रोही पड़ी। फिर बोली, शालिनी, तू बहुत भोली और मासूम है। हर कोई तेरे जैसा फेयर नहीं होता। मैं कुछ भी ना समझकर मुंह बाए उसकी तरफ देखने लगी। उसने धीरे से कहा, पता नहीं क्यों तुझे कुछ एहसास नहीं हुआ, वरना एक औरत की छठी इंद्री इन सब बातों से बड़ी जल्दी उसे आगाह कर देती है। शायद पल्लवी तुम्हारी बहन है, इसलिए तुम सोच नहीं सकी। मुझे पल्लवी और अभिनव के बीच कुछ गलत लगता है शालू। घर में शाम से लेकर रात तक का समय दोनों साथ बिताते हैं, हंसते हैं, बतियाते हैं, शरारतें करते हैं, और तुम तो रसोई में घुसी रहती हो, मसाले और पसीने में गंधाती रहती हो, बस अच्छा अच्छा खाना पकाकर उनकी खातिरदारी में लगी रहती हो। पल्लवी को तो मैंने एक बार भी उठकर रसोई में नहीं झांकते देखा। पूरे समय अभिनव के साथ में कभी उसके गले में झूलती है तो कभी उसके कंधे पर सिर रखकर बैठी रहती है। अरे वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, 19-20 साल की जवान लड़की है। और शालिनी, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैंने उन दोनों की आंखों में प्यार के शोले चमकते देखे हैं। और तूने देखा नहीं, अभिनव घर में घुसते ही तुझे नहीं पल्लवी को आवाज देते हैं। तू तो खाना बनाने में व्यस्त रहती है। वो दोनों दोनों बच्चों को लेकर कभी गार्डन चल देते हैं तो कभी पिक्चर। जरा तू याद करके बता कि तू कब अभिनव के साथ घूमने गई थी। निशा की बात सुनकर मेरे पांव तले से जमीन खिसकने लगी। हाथ पांव ठंडे पड़ गए। ऐसा लगा जैसे मेरा दिल दिल दुख की गहराइयों में उतर रहा है। मैंने ध्यान से सोचा तो मुझे निशा की बातों में सच्चाई नजर आने लगी। अब मुझे याद आ रहा था कि कैसे दोनों मुझे नजरअंदाज करते थे। मेरे बनाए खाने की तारीफ करके मुझे रसोई में व्यस्त रखते, और पल्लवी और अभिनव खूब मस्ती करते, दिखाने को बच्चों को शामिल कर लेते। बच्चों को भी अपने मजे और स्वार्थ की खातिर उन्होंने जिद्दी और मूडी बना दिया था। जब देखो तब टीवी, घूमना फिरना और नए नए खाने की फरमाइश, और मैं बेवकूफ की तरह उनकी फरमाइशें ही पूरी करने में लगी रहती। मेरी आंखों से पल्लवी के लिए अंधे प्यार की पट्टी उतर रही थी। दिल में अजीब सी तकलीफ हो रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि किससे नफरत करूं, क्या अभिनव से, या फिर पल्लवी से, या फिर बच्चों से भी। निशा ने मुझे खूब रो लेने दिया। जब मैं जरा संभली तो फिर वह मेरी पीठ सहलाते हुए बोली, शालिनी, इसके लिए तुम भी कम जिम्मेदार नहीं हो। तुम्ही ने तो पल्लवी को इतनी छूट दे दी थी। तुम्हें नहीं करना चाहिए था ऐसा। और तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है। तुम्हारे खूबसूरत और चमकीले बाल कैसे बेरंग और रूखे हो गए हैं। स्किन देखी कैसी रफ हो रही है। तुमने अपने आप को काम और किचन में झोंक दिया। तुम्हारे पास अपने लिए 1 घंटा नहीं है जो कभी ब्यूटी पार्लर चली जाओ या खुद को संवार लो। आज मुझे अपनी लापरवाही और नादानी पर भी बड़ा गुस्सा आ रहा था। पर मैं कैसे अपनी बेटी जैसी बहन पर शक कर सकती थी। पर अब आंखें बंद नहीं की जा सकती थी। निशा ने कहा, शालिनी, तुम पढ़ी लिखी हो, हिम्मत करो, बाहर निकलो और मामले की छानबीन करो। अभी तक तुम भी प्यार और विश्वास के सागर में डूबी हुई थी। उसमें से बाहर निकलो और देखो दुनिया कैसे बेरहम है। एक छोटी बहन अपनी माँ समान बहन का घर उजाड़ सकती है। और सुनो, रोने की जरूरत नहीं है। ऐसे घटिया लोगों पर अपने कीमती आंसू बहाने से कुछ हासिल ना होगा। हकीकत अगर वही है जो मैं कह रही हूँ तो पूरी हिम्मत और मजबूती से फैसला करो। अपनी इज्जत और अहम को प्यार के पैरों तले कुचलने मत देना। अगले दिन निशा सुबह सुबह चली गई और मुझे जैसे जलते अंगारों पर छोड़ गई। न मैं रो रही थी, न मैं बहुत दुख में थी। मेरे अंदर एक गुस्से का लावा भरा पड़ा था। विश्वास टूटने की तकलीफ भरी थी। 2-3 दिन मैं बड़ी खामोशी और होशियारी से सारा खेल देखती रही। मुझे निशा की बात पर भरोसा होने लगा। चौथे दिन अभिनव ने बताया कि वे 2 दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहे हैं। उनके जाने के बाद पल्लवी बड़ी खामोश खामोश सी थी। वह ज्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहती। दूसरे दिन पल्लवी कॉलेज चली गई। बच्चे स्कूल चले गए।
तब मैंने अभिनव के ऑफिस के सीनियर कलीग सुधीर अंकल जी को फ़ोन किया। वे मेरे ससुर जी के रिश्ते के भाई लगते थे। शादी के बाद 2-3 बार मिलने भी आए थे। बहुत अच्छे नेक दिल इंसान थे। मैंने उनसे कहा, मुझे आपसे कुछ काम है, ज़रा आप आज घर आ जाइए। 1 घंटे के बाद ही वे मेरे सामने बैठे थे। मैंने सारा लिहाज छोड़कर कहा, चाचा जी, मैं अभिनव को लेकर परेशान हूँ। मुझे लगता है कि अभिनव की कहीं और इन्वॉल्वमेंट है। आप तो दिन भर साथ रहते हैं, आपको कुछ पता होगा। सुधीर अंकल कुछ देर तो सोचते रहे, फिर जैसे शब्दों को जमाते हुए बोले, बेटी, मैं खुद बड़े असमंजस में था कि तुम्हें बताऊं या ना बताऊं, लेकिन अच्छा हुआ कि तुमने ही मुझसे आज पूछ लिया। एक बड़ी खूबसूरत कम उम्र की लड़की अभिनव से अक्सर मिलने ऑफिस आ जाती है, फिर दोनों साथ चले जाते हैं। कई बार उन दोनों को रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल में देखा है। मैंने बहुत सोचा कि अभिनव को टोक दूं, पर आजकल वह मुझसे पहला जैसा संबंध रखता नहीं है, इसलिए मैं चुप रहता हूँ। मैंने सुधीर अंकल से कहा, आप मुझसे मिले हैं, ये बात अभिनव को न बताइएगा। वे लौट गए। अब शक यकीन में बदल गया। अभिनव के लौटने पर मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। मैं बहुत सोच समझकर कोई कदम उठाना चाहती थी, क्योंकि एक तरफ खाई थी तो दूसरी तरफ कुआं भी था। मैंने अपने व्यवहार में कोई फर्क नहीं आने दिया, बल्कि पहले से ज्यादा अच्छा खाना बनाकर खिलाने लगी। खूब ख्याल रखती। उस दिन छुट्टी थी, सभी घर पर थे। शाम को मैं अपने दोस्त की शादी की एनिवर्सरी का कहकर घर से निकल गई और कह दिया कि वहां से खाना खाकर लेट आऊंगी और सहेली मुझे घर पे छुड़वा देगी। क्योंकि सहेली हमारी कॉलोनी में ही रहती थी, तो ये दोनों आश्वस्त हो गए। मैं कुछ देर अपनी सहेली के पास बैठकर वापसी के लिए निकल गई। अंधेरा फैल रहा था, झुटपुटा हो चुका था। निकलने से पहले मैं ड्राइंग रूम और बेडरूम की खिड़कियां थोड़ी खुली छोड़ आई थी। दबे पांव में गार्डन में दाखिल हुई। धीमे धीमे चलकर ड्राइंग रूम की खिड़की के पास पहुंच गई। दोनों बच्चे जोर शोर से गेम खेल रहे थे। तब मैं बेडरूम की तरफ चली गई। अंदर धीरे से झांका। पल्लवी बेड से टेक लगाए बैठी थी और अभिनव उसकी गोद में सिर रखे लेटे थे। वह उनके बालों से खेल रही थी और मीठी आवाज में कह रही थी, अभिनव, अब इस तरह रहना मुश्किल है। हम कब तक छिप छिप कर मिलते रहेंगे? अब तो तुम्हें कोई फाइनल डिसीजन लेना ही होगा। अभिनव ने उसे दिलासा दिया, मैं खुद यही सोच रहा हूँ पल्लवी, मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता। एक एक पल भारी हो रहा है मेरे लिए। मैं जल्दी कुछ करता हूँ। उन दोनों की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे पिघला हुआ शीशा कोई मेरे कानों में उड़ेल रहा हो। इतने सालों का प्यार, विश्वास, वफादारी सब बेकार गई। मैं तो अभिनव के 2 बच्चों की माँ थी। पल्लवी मेरी जान से प्यारी बहन थी। इतने गहरे रिश्तों ने ऐसा धोखा किया था। सब पर हवस ने कालिख मल दी थी। कुछ देर में बाहर ही टहलती रही, खुद को संयत करती रही, समझाती रही। सब कुछ खो देने का एहसास कितना जानलेवा था, ये मैं ही समझ सकती थी। कुछ देर के बाद मैंने घंटी बजाई। इन्होंने दरवाजा खोला। मुझे देखकर हड़बड़ा गए। अरे तुम तो देर से आने वाली थी ना? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, सिर में तेज दर्द हो रहा था, इसलिए जल्दी आ गई। पल्लवी भी मुझे जल्दी आए देखकर परेशान हो गई, लेकिन मैंने कुछ जाहिर नहीं होने दिया। बस एक कप दूध पीकर लेट गई। कुछ दिन और गुजर गए। मैंने खामोशी ओढ़ ली थी। फिर एक दिन रात के खाने के बाद जब सब टीवी देख रहे थे, तो मैंने टीवी बंद कर दिया और अभिनव से कहा, अभिनव, तुमने रिश्तों को कितना शर्मसार किया है। मैंने कभी सोचा भी न था कि तुम मेरी बेटी जैसी बहन के प्यार में पागल हो जाओगी। एक पल को भी आपको अपने बच्चे और अपने परिवार का ख्याल नहीं आया? आपको ये तो पता है ना कि पत्नी के जिंदा रहते किसी और से, वो भी उसकी बहन से शादी करना कितनी शर्मिंदगी है। आप पल्लवी से शादी कैसे कर सकते हैं? दोनों बदहवास से मुंह बाए मुझे देख रहे थे। उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह एकदम सीधा वार करूंगी उन पर। आपकी शादी पल्लवी से कैसे मुमकिन है? कुछ देर रुक कर पल्लवी ने अटकते हुए जवाब दिया, जब अभिनव आपको तलाक दे देंगे तो हमारी शादी मुमकिन हो जाएगी। मेरी माँ के पेट से जन्मी मेरी सगी बहन कितने आराम से मुझे मेरी बर्बादी की खबर दे रही थी। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अभिनव से कहा, आप मुझे तलाक नहीं देंगे?
अभिनव ने परेशान से लहजे में कहा, शालिनी, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, देना भी नहीं चाहता, पर तलाक के बिना शादी हो ही नहीं सकती। मैं भी मजबूर हूँ। तलाक के बाद भी मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा शालिनी। तुम अलग ऊपर गेस्ट रूम में रहना, सारा खर्चा मैं ही चलाऊंगा जैसे अभी चला रहा हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मैंने तीखे लहजे में कहा, अभिनव, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, तुमको तलाक देने की भी जरूरत नहीं है। मैं कोर्ट में तलाक की अर्जी पहले ही दे चुकी हूँ। कल तक आपको ऑफिस में लेटर मिल जाएगा। 2 दिनों बाद ही पहली पेशी है, कोर्ट में चलना होगा आपको। पल्लवी और अभिनव के चेहरे मेरी बात सुनकर सफेद पड़ गए। उन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं इतना बड़ा कदम इतनी जल्दी उठा लूंगी। मैंने बच्चों की तरफ देखा। दोनों कुछ परेशान से थे। मैं वहां से उठकर ऊपर आ गई। घर में सन्नाटा सा पसर गया था। 2 दिनों के बाद मैं समय पर तैयार होकर बाहर निकली। अभिनव को लेटर मिल चुका था। उन्होंने कार का दरवाजा खोला। मैं बोली, अभिनव, जब रास्ते अलग हो रहे हैं तो फिर साथ जाने का क्या मतलब है? आप जाइए, मेरी टैक्सी आ रही है, मैं कोर्ट में पहुंच जाऊंगी। कोर्ट में जज ने हम दोनों की बात ध्यान से सुनी। तलाक की वजह मेरे मुंह से जानकर जज ने नफरत भरी नजर अभिनव पर डाली और कहा, अभिनव जी, जो कुछ आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं। इतने सालों की शादीशुदा खुशनुमा जिंदगी को एक गलत इच्छा, एक वासना, एक हवस के पीछे बर्बाद कर रहे हैं। मैं आप दोनों को सोचने के लिए 1 हफ्ते भर का समय देता हूँ। एक बार अच्छी तरह से सोच लो दोनों, दूसरी पेशी पर फैसला हो जाएगा। जज की बात सुनकर अभिनव ने सिर झुका लिया। कोर्ट से आकर मैंने टेबल पर बहुत ही अच्छा खाना लगाया जो कि मैं पका कर निकली थी। मैं बच्चों से बातें करती रही, फिर गेस्ट रूम में आ गई। पूरे समय हमारे बीच खामोशी रही। पल्लवी कुछ कहना चाहती तो मैं वहां से हट जाती। हफ्ता भर में एक से बढ़कर एक मजेदार लजीज व्यंजन बनाकर खिलाती रही। अभिनव के चेहरे पर फिक्र की लकीरें गहरी होती जा रही थी। आखिरी दिन मुझे रोककर बोले, शालिनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वे ठहरे हुए गंभीर लहजे में बोले, देखो शालू, हमारा इतने सालों का साथ है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। किसी तरह भी ऐसे बेसहारा थोड़े ना छोड़ूंगा। तुम गेस्ट रूम में रहो, या तुम कहो तो मैं अलग घर का इंतजाम भी करवा सकता हूँ तुम्हारे लिए। बच्चों पर भले अधिकार मेरा है, पर तुम चाहो तो उन्हें अपने साथ में रख लेना, पर तुम हम लोगों से दूर मत जाओ, प्लीज। मैंने अभिनव की बात सुनकर दिल में सोचा, अच्छा बच्चों, बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर डालकर तुम दोनों ऐश करना चाहते हो। मैंने गंभीर लहजे में कहा, अभिनव, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे तुम्हारे किसी भी एहसान की जरूरत नहीं है, और मैं आपका अधिकार भी छीनना नहीं चाहती। आपके बच्चे हैं, आपके पास रहेंगे, क्योंकि मैं उन्हें वह सारा ऐश आराम नहीं दे सकती जो आपके पास रहने पर उन्हें मिलेगा। मैं तो आपके घर और आपकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। मैं क्या करूंगी, कहाँ रहूंगी, इसकी आपको फिक्र न करने की जरूरत नहीं है, और ना करे तो अच्छा होगा। यह मेरा सिरदर्द है। हाँ, समझे? ये ताज्जुब से मेरा चेहरा देख रहे थे। मेरे चेहरे पर ना कोई जज्बात था, ना ही किसी तरह की दुख, एकदम सपाट और बेजान। तभी बेटा ईशान बोल उठा, मम्मी, आपके जाने के बाद अच्छा अच्छा खाना बनाकर कौन खिलाएगा हमें? अच्छा, तो ईशान भी अपने बाप जैसा ही मतलबी है, उसे खाने की पड़ी थी, माँ की परवाह नहीं थी। मैंने कह दिया, तुम्हारी नई माँ बनाएगी और खिलाएगी। राशि फौरन बोल उठी, पर मम्मी, उन्हें तो कुछ पकाना नहीं आता है। तुम्हारे पापा के प्यार में है वो, उस प्यार में वो सब सीख जाएगी। ईशान को फिर परेशानी हुई। वह भी पापा की तरह लापरवाह और कामचोर जो था। आज तक अपने कपड़े उठाकर ना रखे थे, ना प्रेस किए थे, ना कभी अलमारी जमाई थी, ना ही कमरा साफ किया था। सारे काम तो मैं ही देखती थी। वो क्या उठा, मम्मी, हमारे सब काम कौन करेगा? तुम्हारी नई माँ करेगी, सब संभाल लेगी। वह संभालने में एक्सपर्ट है, जैसे आप और आपके पापा को संभाल लिया। आज मुझे कोई लिहाज नहीं रहा था। अभिनव और पल्लवी दोनों के चेहरे शर्म से झुके हुए थे। फिर मैंने बच्चों से कहा, आप दोनों जैसी जिंदगी जीने के आदी हो वह आपके पापा ही बर्दाश्त कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। हाँ, आप दोनों जब चाहो मुझसे मिलने आ सकते हो। दूसरे दिन सुबह ही निशा कार लेकर आ गई मुझे लेने। उसे देखकर मुझे एक हिम्मत मिल गई। फोन पर तो रोज ही बात होती थी। हम दोनों साथ ही कोर्ट गए।
आधा घंटा सलाह मशवरे के बाद हमारा तलाक मंजूर हो गया। ज़्यादा समय इसलिए नहीं लगा क्योंकि दोनों पक्ष पूरी तरह से सहमत थे और सुधीर अंकल भी पेशी में साथ में ही थे। मैंने घर पहुंचकर अभिनव को बधाइयाँ दी। मैंने अपना सामान पहले ही तैयार कर लिया था। सामान लेकर नीचे उतरी। गहने के 2 डब्बे अभिनव को देते हुए कहा, ये दोनों सेट आपकी तरफ से मिले थे, आपकी नई पत्नी को देने काम आएंगे, आप रख लीजिए। आपका दिया हुआ सब कुछ यहीं छोड़कर जा रही हूँ। मेरी माँ की तरफ से मुझे जो चीज़ें मिली हैं बस वही ले जा रही हूँ। अब आपसे एक गुजारिश है, अगर किसी मोड़ पर हम मिल जाए तो मुझे आवाज़ मत देना। फिर मैंने बच्चों को प्यार किया, गले लगाया। दिल मेरा अंदर से बिलख बिलख कर रो रहा था, पर ऊपर से मैं पत्थर बनी रही। पल्लवी आगे बढ़ी तो मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और निशा के साथ बाहर आ गई। उन लोगों के सामने मैंने एक आंसू आंख से गिरने नहीं दिया। आखिर यह मेरी आन और खुददारी की बात थी। रो पड़ती तो मेरी हार ना हो जाती। कार में बैठने के बाद में मैं निशा के कंधे पर सिर रखकर बिलख पड़ी। निशा बोली, शालू, आज तो जी भर कर रो ले। इसके बाद उस बेवफा आदमी के लिए मैं तुझे एक आंसू नहीं बहाने दूंगी। निशा के घर पर हम पहुंचे। निशा के पति अमर बेहद नेक और सुलझे हुए इंसान थे। उनकी माँ ने मुझे सगी माँ की तरह अपने बाहों में समेट लिया। निशा ने उन्हें पहले ही सब चीजें बता दी थी। उन्हीं के कमरे में उन्होंने मुझे जगह दी। मुझे बड़ा सुकून मिला। निशा और उसका बेटा भी मेरा खूब ख्याल रखते। प्यार और अपनेपन के साए में 4 महीने गुजर गए। अमर मेरी नौकरी और मेरे लिए घर की तलाश में लगे रहे। पैसे तो मेरे पास काफी थे। चाचा जी ने माँ का घर बिकवा दिया था। आधी रकम मेरे खाते में डाल दी थी। आखिर निशा की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ही मुझे सेकंड फ्लोर पर एक अच्छा फ्लैट मिल गया। मैं उसमें शिफ्ट हो गई। मेरी कॉन्वेंट की पढ़ाई अब काम आई। मुझे एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में नौकरी भी मिल गई। अब जिंदगी आराम से गुजरने लगी। धीरे धीरे मेरे जख्म भरने लगे। निशा की फैमिली का बड़ा साथ था। माँ जी काफी वक्त मेरे साथ बिताती। उन्होंने मेरे लिए एक अच्छी काम वाली भी ढूंढ के दे दी। उस काम वाली को मैं बुआ कहती। उसे मैंने अपने घर में ही रख लिया। उस दिन छुट्टी थी। मैं बुआ जी के साथ काम में लगी थी कि डोर बेल बज उठी। दरवाजा खोला तो अमर के साथ में उसके पीछे अभिनव खड़े थे। मैं हैरान रह गई। फिर अंदर आने को कहा, लेकिन अमर अंदर नहीं आए। वे अभिनव को दरवाजे में छोड़कर लौट गए। मैंने अभिनव को देखा। 2 साल में कितना फर्क आ गया था। चेहरे पर थकान, उम्र और बेचारगी साफ झलक रही थी। बाल भी कम हो गए थे। बुआ जी पानी ले आई। अभिनव टूटे स्वर में बोले, शालू, मुझे माफ कर दो। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने जो गलती की उसकी मुझे खूब सजा मिल रही है। अब बस भी करो, मुझे माफ कर दो। क्यों? ऐसा क्या हो गया? आपने तो बड़े शौक और बड़े अरमान से पल्लवी से शादी की थी। हाँ, की थी। सबसे बड़ी भूल थी मेरी वह। पल्लवी बेहद फूहड़, कामचोर और निकम्मी है। काम से तो उसकी जान जाती है। कुछ कहो तो कहती है मैं तो पहले से ही ऐसी हूँ। तभी तो आपने मुझसे प्यार किया। सुघड़, सलीकेदार और घर संभालने वाली तो शालिनी दीदी थी। आपको तो वह पसंद नहीं आई। आपने उन्हें छोड़कर मुझे अपना लिया। आप तो पहले मेरी आदत जानते थे। शालिनी दीदी के सामने आप ही तो मुझे काम करने से रोकते थे। आप ही मेरे नखरों और अदाओं पर फिदा थे ना तब। शालिनी, जब तुम अच्छे खाने खिलाती थी, घर संभालती थी, सबकी तीमारदारी करती थी, तब प्यार एक शगल की तरह लगता था। सारी जरूरतें पूरी होते हुए एक नखरेल प्रेमिका किसे बुरी लगती है। आज यह कड़वी सच्चाई खुल गई कि तुम्हारे बिना घर घर नहीं है, नरक है नरक। सारे काम नौकरों के भरोसे हैं। अक्सर होटल से खाना आता है। हमने अपने अय्याशी की खातिर बच्चों को भी खूब सिर चढ़ा रखा है। बहुत बदतमीज हो गए हैं वे, बहुत ज्यादा मुंहफट। पूरे समय पल्लवी से झगड़ते रहते हैं। मुझे भी तो काम करने की आदत नहीं थी। जब चीजें तैयार नहीं मिलती तो गुस्सा आता है। फिर पल्लवी से लड़ाई हो जाती है। वो भी बराबरी से जबान लड़ाती है, चीखती है, चिल्लाती है। शालिनी, जिंदगी नरक बन गई है। तुम मुझ पर दया करो। मैं पल्लवी को तलाक दे दूंगा। तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ प्लीज। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे यह एहसास था कि ऐसा ही होगा। पल्लवी मेरी बहन जरूर थी, पर मैं उसकी सारी कमियों से भलीभांति परिचित थी। मैंने सोचा था कॉलेज करने के बाद मैं उसे घर के सभी कामों की अच्छी ट्रेनिंग दूंगी।
लेकिन उसके पहले ही उसने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। मैंने अभिनव की तरफ देखा। वह बेहद टूटा हुआ इंसान लग रहा था। मैंने कहा, अभिनव, अब यह मुमकिन नहीं। आपसे तलाक लेने के बाद, आपके धोखेबाज रूप को देख लेने के बाद मेरे दिल में आपके लिए अब जरा सा भी प्यार नहीं है, ना ही कोई इज्जत है। मैं किसी भी कीमत पर आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आ सकती। बच्चे एक बार सुधीर अंकल के साथ मिलने आए थे, उन्हें मिलने भेज दिया करिए, मेहरबानी होगी। अब आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर नम आंखें और झुके हुए कंधे और लड़खड़ाते हुए कदमों से अभिनव लौट गए। अपने किए गए गुनाह की सजा तो उन्हें भोगनी थी। उनकी बर्बाद जिंदगी की खबरें मिलती रहती। बच्चे आकर मुझसे मिल जाते थे। अभिनव को वापस गए भी 6-7 साल हो गए थे। मैं 3 दिन पहले निशा के भाई की बेटी की शादी में उसके घर गई थी। वहीं रुककर वहां से मैं लौट रही थी और ट्रेन में सफर के दौरान आज बरसों बाद पल्लवी को देखा। उसी ट्रेन के उसी कोच में वो भी सफर कर रही थी। उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, पर मेरी उससे मिलने या बात करने की जरा भी इच्छा न थी। जब मैं अपने स्टेशन पर उतरी, दूसरे गेट पर खड़ी वह मुझे ही देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इन आंसुओं को पोंछने का अधिकार तो वह मुझसे पहले ही छीन चुकी थी। अब उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं था। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे अनामिका जी की लिखी हुई कहानी बेवफाई। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये बताइए, जो कुछ हुआ, क्या उसके लिए शालिनी जिम्मेदार थी? क्या वह अपना ठीक से रख रखाव करती तो ये नौबत आती? उसने अपनी बहन पल्लवी को अपने मायके लाकर गलती की या खुद का ध्यान न रखकर गलती की? अभिनव जैसा इंसान इतने सालों की विवाहित जिंदगी को कैसे ठोकर मार सकता था? क्या आपको ये सही लगा? और पल्लवी, अपनी माँ समान बहन का घर उजाड़ने में उसने एक पल न लगाया? इन सब बातों के बारे में खूब अच्छे से सोचकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।